हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में अब जो हमारी टॉपिक है दैट इज योर बालास्ट। हम पढ़ेंगे बालास्ट के बारे में। व्हाट इज बालास्ट, यही हम पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य जो बेसिक चीज हम पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ बालास्ट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बालास्ट क्या है, और कुछ स्पेसिफिकेशन। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये स्लीपर के नीचे एक पर्टिकुलर डेप्थ है, बालास्ट का एक पर्टिकुलर डेप्थ यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो ये डेप्थ कितना होना चाहिए स्पेसिफिकेशंस में ये पढ़ेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सेकेंड वाले फोटो में देखिए, ये स्लीपर का लाइन है। ये लाइन, इस लाइन के बियॉन्ड, है ना, कुछ विड्थ में बालास्ट को स्प्रेड किया गया है। तो ये दोनों बगल इस तरह से किया जाता है। तो ये जो विड्थ में बालास्ट को स्प्रेड किया गया है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है बालास्ट सेस, है ना, बालास्ट सेस। इस तरह के कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे पैकिंग क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होता है, समझ में आ रहा है, क्रीप बालास्ट क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको वैसे भी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता रखा है, यहाँ पर और एक बार डिस्कस कर लेंगे। और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है, जैसे इसके साइज वगैरह कितने होने चाहिए बालास्ट के, ठीक है, ये किस तरह के मटेरियल्स के बालास्ट हम यूज करते हैं, मतलब किस तरह के स्टोन्स के बालास्ट हम यूज करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए किसी लोकेशन पे अगर स्टोन अवेलेबल नहीं है अच्छे क्वालिटी का जिसको एज ए बालास्ट आप उपयोग कर पाए, तो और कौन सा अल्टरनेटिव है जो हम एज ए बालास्ट यूज कर पाएंगे ट्रैक के लिए, ठीक है। और अगर हम उस अल्टरनेटिव मटेरियल को एज ए बालास्ट यूज कर पा रहे ट्रैक के लिए, तो किस तरह के ट्रैक के लिए वो प्रिफरेबल है। इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। वेल, तो चालू करते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए फंक्शंस ऑफ बालास्ट। क्या फंक्शन है, आप फोटो को देखिए, फोटो को देख के ही मेरे को बता दो एक बार, है ना। क्या ये बालास्ट स्लीपर के लिए एज ए फाउंडेशन एक्ट नहीं कर रहा है। ये स्लीपर जो है बालास्ट के ऊपर ही है ना। तो स्लीपर बालास्ट के ऊपर है, मतलब बालास्ट लेयर जो बिछाया गया है वो कहीं ना कहीं स्लीपर्स के लिए एक फाउंडेशन की तरह एक्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है बालास्ट, इस स्लीपर को अपने लोकेशन पे पकड़ा हुआ है, स्लीपर को मूव होने नहीं देता है ना, स्लीपर को अपने करेक्ट पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, समझ रहे हैं। इसलिए ये स्लीपर्स के लिए एज ए फाउंडेशन एक्ट करता है। और इस कारण से ट्रैक में कहीं ना कहीं आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और लैटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी मिलती है। ये जो बालास्ट सेस हमने आपको बताया, जैसे ये स्लीपर का लाइन है, इसके बियॉन्ड जो ये मटेरियल एक पर्टिकुलर विड्थ तक, ये विड्थ भी कितना होना चाहिए इसका भी स्पेसिफिकेशन है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हम बालास्ट सेस प्रोवाइड किए हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए ट्रैक को लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है लैटरल डायरेक्शंस में, समझ में आ रहा है। बालास्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए रेन हुआ, बरसात हो गई, ठीक है, तो बरसात होगी, अगर मान लीजिए बालास्ट आपका ऐसा होगा, मतलब ये जो मटेरियल आपने हमने यहाँ पे डाल रखा है, ये मटेरियल हमारा ऐसा होगा कि इसमें वॉइड वगैरह नहीं होते। तो अगर बरसात होती तो अगर वॉइड, मतलब वो वॉइड नहीं होते ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी मटेरियल हम यूज करेंगे उसमें वॉइड होगा। अगर बहुत फाइन वॉइड्स होते हैं तो ड्रेनेज की इशू हो जाती, ड्रेनेज की इशू हो जाती, मतलब ट्रैक से पानी ड्रेन आउट होकर निकल ही नहीं पाता, बस इसी लोकेशन पे पानी फंसा हुआ रह जाता वाटर, जिस कारण से ट्रैक जो आपने स्ट्रेट बनाया था या मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे बनाया था, एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट आपने उसमें प्रोवाइड कर रखा है, वो ना मेंटेन होते हुए जब रेन हो जाती तो उस कारण से ये फाउंडेशन आपका वीक हो जाता और अंडुलेटिंग सरफेसेस आपको देखने को मिलते, फिर डिरेलमेंट वगैरह, है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स। तो ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना चाहिए बालास्ट। बालास्ट आपका ऐसा हो, ठीक है। ये अच्छा फंक्शंस, ये बालास्ट और क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रैक में सम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है बालास्ट। मेजर जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है उसमें योगदान होता है स्लीपर्स का, लेकिन बालास्ट भी एक ऐसा मटेरियल है ना, एक ऐसा कंपोनेंट है परमानेंट वे का जो कि ट्रैक में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ट्रैक में इलास्टिसिटी होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अगेन वही अंडुलेटिंग सरफेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था। इलास्टिसिटी नहीं होगा तो देखिए लोड आएगी, तो ट्रैक आपने ऐसे बनाया तो लोड आएगी, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, तो अगर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, इलास्टिसिटी नहीं था, तो मान लीजिए इतना डिफॉर्मेशन हुआ, तो इलास्टिसिटी नहीं था तो ये डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया ना, क्योंकि ये तो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे जाएगा नहीं। तो एक बार ट्रेन गया थोड़ा डिफॉर्मेशन, दूसरे बार ट्रेन गया और थोड़ा डिफॉर्मेशन, और थोड़ा डिफॉर्मेशन, और थोड़ा डिफॉर्मेशन, और थोड़ा डिफॉर्मेशन, तो ट्रैक का जो डिजाइन लेवल है वो आपका चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम है ना, अंडुलेटिंग सरफेसेस मिलते,
तो जो कि मतलब कहीं ना कहीं ट्रैक आपका फेल हो जाता, वो यूजेबल नहीं होता, है ना, इसलिए इलास्टिसिटी इन ट्रैक इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बालास्ट और क्या काम कर रहा है यहाँ पे, देखिए जब हम डिजाइन करते हैं रेल ट्रैक को, रेल ट्रैक, अच्छा रेल ट्रैक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, जैसे ये दो पैरेलल रेल हमने डाला, है ना, ये दो पैरेलल रेल्स है, तो रेल ट्रैक का अलाइनमेंट का जो बेसिक मतलब है वो क्या होता है, इनका जो सेंटर लाइन होता है ना, जैसे ये सेंटर पॉइंट्स होंगे, ये जो सेंटर लाइन होता है, दिस सेंटर लाइन इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक एंड नथिंग। समझ में आ रहा है, तो अगर आपका रेल डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, रेल्स अगर डिस्टर्ब होंगे तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये सेंटर लाइन चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो ट्रैक का अलाइनमेंट मतलब सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक, ये चीज आप ध्यान रखना, कोई भी इंटरव्यू वगैरह में कहीं पर भी पूछ लेगा। तो देखिए और क्या फंक्शंस है इसका, अगर आप बालास्ट रूल देखेंगे तो अब हम जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते वक्त ये जो रेल है, आप रेल देख रहे हो जो स्लीपर के ऊपर प्लेस किया गया ये रेल, इसका जो टॉप है उसको हम कहते हैं आरटी, आप ड्राइंग्स में इस तरह से शब्द लिखा गया होगा, ये आरटी मतलब रेल टॉप। इस रेल टॉप का डिजाइन रेड्यूस लेवल दिया गया रहता है कि इस रेल टॉप का आरएल क्या होना चाहिए, हर एक चेनेज पे, हर एक चेनेज मतलब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहां पे चेनेज मार्किंग किया जाता है ना, 20-20 मीटर के इंटरवल पे या 10-10 मीटर के इंटरवल पे। रेलवे में जनरली हम 20-20 मीटर का इंटरवल अडॉप्ट करते हैं एज ए चेनेज, रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली और थोड़ा कम 10-10 मीटर का अडॉप्ट किया जाता है, रेलवे में 20-20 मीटर का चेनेज अडॉप्ट किया जाता है। मैंने आज तक जितना भी काम किया है 20-20 मीटर के चेनेज पे काम किया है, तो हर एक 20-20 मीटर पे ये रेल टॉप जो है इसका आरएल क्या होना चाहिए, ये एक ड्राइंग में दी गई रहती है, जिस ड्राइंग को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर एल सेक्शन उस ड्राइंग को कहा जाता है ना, एल सेक्शन। अच्छा, एल सेक्शन का जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कुछ यूं बनाया जाता है, इसका जो स्केल होता है, इस ड्राइंग को बनाते वक्त जो स्केल हम अडॉप्ट करते हैं, देखिए इन सब चीजों को बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर्स, है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर्स, दिस इज द स्केल विच इज अडॉप्टेड टू प्लॉट एल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। ओके, उसके बाद स्टेशन यार्ड वगैरह का भी ड्राइंग जो होता है उसको भी प्लॉट करने के लिए यही स्केल हम यूज करते हैं। हम स्केल्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह के, कितने तरह के ड्राइंग्स होते हैं, कौन कौन से ड्राइंग होता है और कौन से ड्राइंग को प्लॉट करने के लिए क्या स्केल हम अडॉप्ट करते हैं, ये चीज आपको हम बता देंगे। एक जनरल नॉलेज की मतलब टॉपिक है, और यहाँ से कुछ कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम आप अटेम्प्ट करोगे, मान लो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की एग्जाम आने वाली, जैसे उन सब एग्जाम में इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूंगा, है ना, ड्राइंग एंड इट्स स्केल, टाइप्स ऑफ ड्राइंग एंड इट्स स्केल। वेल, तो देखिए मैं क्या कहाँ पे था, ये जो रेल टॉप है, तो ये रेल टॉप का आरएल दिया रहता है, तो हम कंस्ट्रक्शन का फेज आपको बताए थे, जैसे इन बैंकिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब इम्बैंकमेंट बना के कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये ग्राउंड लेवल होता था, फिर हम मिट्टी का लेयर वगैरह भरते थे, फिर कॉम्पैक्शन करते चलते थे, फिर हम टॉप को अचीव करते थे जिसको कहते थे फॉर्मेशन लेवल, है ना, इसको कहा जाता था फॉर्मेशन लेवल। इस फॉर्मेशन लेवल के ऊपर फिर हम और एक लेयर ऑफ हार्ड मटेरियल डालते थे जिसको हम कहते थे ब्लैंकेट मटेरियल, जिसको हम मुर्रूम भी कहते हैं, मुर्रूम, MOORUM, मुर्रूम, है ना, इसको हम कहते हैं मुर्रूम या फिर ये ब्लैंकेट मटेरियल, ठीक है, ब्लैंकेट मटेरियल। तो इसके ऊपर फिर आती थी बालास्ट की लेयर, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, ये बालास्ट का ये डेप्थ जो देख रहे हो, ये किसके ऊपर प्लेस्ड है, ये यहाँ पे एक तरह का मटेरियल देखिए जिसमें कंकड़ वगैरह आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं, बालास्ट टाइप का ही कुछ कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, तो ये ऐसा ही कुछ नहीं है, ये एक मटेरियल है ना, इस मटेरियल को कहा जाता है मुर्रूम, जिसमें छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं। समझ में आ रहा है, ये एक हार्ड मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम बालास्ट को डालते हैं। क्यों, जो सॉइल होता है जनरली, सॉइल ऐसा है थोड़ा सॉफ्ट है एज कंपेयर टू मुर्रूम, सॉइल सॉफ्ट है। अब ऐसे सॉफ्ट है, चूंकि सॉइल सॉफ्ट है, अब उसके ऊपर डायरेक्ट तुम बालास्ट का लेयर डाल दोगे तो क्या होता है, जो बालास्ट है, क्योंकि ट्रेन चलेंगे जब, तो ट्रेन के लोड आएंगे तो बालास्ट जो है, बालास्ट का लेयर वो सॉइल के अंदर धसने लगता है। तो ये चीज ना हो इसलिए इस तरह के सॉफ्ट अर्थ पे भले ही हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं लेकिन सॉइल तो सॉइल है ना यार, है ना, तो इसलिए इसके ऊपर एक चादर डाला जाता है, एक लेयर डाला जाता है हार्ड मटेरियल का, समथिंग समवट हार्ड मटेरियल देन दिस पर्टिकुलर सॉइल, जिसको कहा जाता है ब्लैंकेट मटेरियल या फिर मुर्रूम। उसके ऊपर हम डालते हैं बालास्ट। समझ में आ रहा है, फिर वो बालास्ट के ऊपर स्लीपर रखा जाता है। तो ये जो बालास्ट है, ठीक है, ये जो पहला लेयर ऑफ बालास्ट है जो हम जस्ट ब्लैंकेट मटेरियल के ऊपर डालते हैं, इस बालास्ट लेयर को प्लेस जो करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है पैकिंग ऑफ बालास्ट, इस प्रोसेस को बोला जाता है पैकिंग। फिर आपने स्लीपर रख दिया,
स्लीपर रखने के बाद, ठीक है, ये जैसे एक स्लीपर आपने रखा, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा इरेज करने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये पैकिंग आप समझ गए, फिर आपने एक स्लीपर रखा ऐसा, फिर दूसरा स्लीपर रखा ऐसा, फिर तीसरा स्लीपर रखा ऐसा, चौथा ऐसा, तो ये आपका रेल्स आ गए 2। तो आपने पहले पैकिंग कर दिया, ये एक लेयर डाल दिया, इसके ऊपर स्लीपर रखा, फिर इन 2 स्लीपर के बीच में ये बालास्ट अगर हम भरते हैं, इस बालास्ट को बोला जाता है बालास्ट क्रिब या क्रिब बालास्ट, क्रिब बालास्ट, ठीक है, क्रिब बालास्ट मैं लिखवा दूंगा अलग से, टेंशन मत लीजिए, डायग्राम प्रॉपर डायग्राम बना के, अभी बस सुनते रहिए। उसके बाद देखिए, ये स्लीपर का जो थोड़ा थोड़ा एरिया, थोड़ा थोड़ा लेंथ जो बाहर प्रोजेक्टेड है ना, ये अब इस बीच में जो हम बालास्ट भरते हैं, तो ये जो बालास्ट हम इस बीच में भरते हैं, ये बेसिकली लैटरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है ना, बहुत योगदान करता है लैटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, ट्रैक को, है ना, लैटरल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बॉक्सिंग ऑफ बालास्ट, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ऑफ बालास्ट, है ना। तो आप समझ गए पैकिंग क्या है, बॉक्सिंग क्या है, बालास्ट क्रिब क्या होता है। उसके बाद फिर यहां से एक पर्टिकुलर विड्थ में, ठीक है, बालास्ट को प्लेस कर दिया जाता है ताकि और लैटरल स्ट्रेंथ मिले ट्रैक को। इस बालास्ट को बोला जाता है बालास्ट सेस, बालास्ट सेस। तो आप समझ गए, तो बालास्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे, पैकिंग, बॉक्सिंग, क्रीप बालास्ट एंड बालास्ट सेस, बस ये 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रिलेटेड टू बालास्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब कोई भी एग्जाम में आप आंसर कर पाएंगे, मैं लिखवा दूंगा इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें मैं लिखवा दूंगा, है ना, जो कि और आपको मतलब अच्छा फील करवाएगा। वेल, तो हम कहां बात कर रहे थे, रेल टॉप एंड उसका आरएल। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में प्रोवाइडेड होता है, रेल टॉप, उसका आरएल क्या होता है, ये सब चीजें। तो मान लीजिए अगर कहीं पर अगर मिट्टी का लेयर वगैरह, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ भी हो सकता है यार, उतना एग्जैक्ट हम जो ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है, हम तो चाहते हैं कि उस एग्जैक्ट ड्राइंग को जमीन पे उतार दें कंस्ट्रक्ट करके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल वगैरह में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए कहीं थोड़ा लेवल वगैरह में गड़बड़ हो गया, और मिट्टी मिट्टी आपने कॉम्पैक्शन वगैरह सब कुछ कर दिया है, उसके ऊपर ब्लैंकेट लेयर भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेशन लेवल परफेक्ट आना चाहिए था, फॉर्मेशन लेवल, उस चीज में थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहीं मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का भी गड़बड़ है, या कहीं 1.5 सेंटीमीटर का गड़बड़ हो गया, या कहीं मतलब आप 20 mm का ही गड़बड़ हो गया मान लीजिए, तो गड़बड़ तो है ना। तो ये जो लेवल में आपको गड़बड़ दिख रहा है, इसको मेकअप करने में आपका ये बालास्ट काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लेयर तो हमको भरना है। तो जहां जहां लेवल में कमी है, फिर लेवल चेक करेंगे, वहां थोड़ा अगर लेवल में, अगर फॉर्मेशन लेवल में थोड़ा सा कम रह गया फॉर्मेशन लेवल, तो वहां पे थोड़ा बालास्ट हमको क्वांटिटी और बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पर 1.5 सेंटीमीटर का अगर आपका लेवल कम रह गया फॉर्मेशन का, तो 1.5 सेंटीमीटर का हमको बालास्ट लेयर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये चीज आपका अनइकोनॉमिकल होगा, क्यों, बालास्ट का कॉस्ट अलग से आता है, स्टोन क्वेरी से आपको पत्थर तुड़वा के फिर वहां से लोडिंग करके लेके आना है, इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। तो अब ऐसे केसेस में आपका 1.5 सेंटीमीटर भी अगर थिकनेस बढ़ रही है, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रैक समझिए कितना बढ़ जाएगा। या फिर मान लीजिए आप कोई 20 मीटर के सेक्शन में ही आपका बढ़ रहा है, तो फिर भी कुछ क्वांटिटी तो बढ़ा। हाँ, हालांकि जितना भी आप बालास्ट प्रोवाइड करेंगे ट्रैक के ऊपर, वो सारा का मेजरमेंट पहले ही हो जाता है ना। जो भी आपने स्टैक लगाते हैं, स्टैक बोलते हैं चट्टा, चट्टा लगाना, बालास्ट का चट्टा लगाना, जो भी आप साइड पे चट्टा लगाएंगे, चट्टा का पूरा मेजरमेंट हो जाता है, उसका बिल आपको दे दिया जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी तो ज्यादा पड़ जाता है। तो लेकिन एक चीज है कि ये इस चीज को मेकअप कर लेता है ना, अगर कहीं लेवल डिफरेंस वगैरह हो गया तो उस चीज को मेकअप कर लेता है ना। तो करेक्ट लेवल को मेंटेन रखने में ये काम करता है ना। ड्रेनेज प्रोवाइड करता है ट्रैक में, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इट एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर स्लीपर्स। Okay, it provides lateral and longitudinal stability to the track. ये सारे कुछ कुछ मेजर फंक्शंस है इसके, तो इन्हीं के बारे में हम लिखेंगे। तो अब आप एक एक करके लिखना चालू करिए, ठीक है। एग्जाम में ये जो मैं चीज लिखवा रहा हूँ, है ना, एसएससी जैसा एग्जाम जहाँ कन्वेंशनल पेपर होता है, आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, तो ये आराम से आपको 5 नंबर देके जाएगा। जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ एकदम समझा दिया, एकदम इजी इजी पॉइंट है, यही चीज आपको छाप के आ जाना है, और छापने में भी आपको, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना अंग्रेजी में लिखवा रहा हूँ, लिखिए फंक्शंस। इट एक्ट, है ना, इट एक्ट, ACT, इट एक्ट एज फाउंडेशन फॉर स्लीपर एंड होल्ड स्लीपर इन दर करेक्ट पोजिशन, कॉमा, चूंकि स्लीपर को अपने करेक्ट पोजीशन में होल्ड कर रहा है, इसलिए प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीपर्स। सिंपल। नेक्स्ट, ट्रांसफर, ये लोड ट्रांसफर का है ना, ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट लोड कमिंग फ्रॉम स्लीपर, कॉमा,
यूनिफॉर्मली ओवर लार्जर एरिया ऑफ सबग्रेड। बालास्ट के नीचे क्या है, सबग्रेड लेयर है ना, तो सबग्रेड पे डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिफॉर्मली। ये बालास्ट जो है स्लीपर पे जो लोड आ रही है, स्लीपर के पे जो लोड आ रही है, किसका, ट्रेन का लोड है ना, उस चीज को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सबग्रेड के ऊपर। प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक था, इलास्टिसिटी क्यों होना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। प्रोवाइड ड्रेनेज ऑफ वाटर थ्रू ट्रैक, है ना, वाटर को इजिली ड्रेन करता है, मतलब एक ड्रेन्ड फाउंडेशन, ड्रेन्ड टाइप का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जस्ट बिलो द ट्रैक, जो कि अच्छी बात है ना। हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट लेवल्स ऑफ रेल टॉप। सुपर एलिवेशन कर्व के लोकेशन पे, जैसे ये कर्व है तो कर्व के लोकेशन पे आप देखेंगे ये जो आउटर रेल है इनर रेल के रेस्पेक्ट में कुछ ऊपर रहता है, तो वो कुछ ऊपर हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, ये आउटर रेल्स के आसपास बालास्ट का थिकनेस ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे, है ना, तो सुपर एलिवेशन मेंटेन हो जाती है, तो हेल्प्स इन मेंटेनिंग सुपर एलिवेशन, करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट, ये सारे मेजर फंक्शंस हैं आपके बालास्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख लिया, बड़ा सिंपल इजी स्टेटमेंट में मैंने आपको लिखवा दिया। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बालास्ट। लिखिए रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बालास्ट, इट शुड विथ स्टैंड लोड कमिंग ओवर इट। सबसे पहली बात, जो भी लोड उसके ऊपर आ रही है उस चीज को वो कैरी कर पाना चाहिए, है ना, कैरी कर पाना चाहिए, मतलब लोड के अंदर किस तरह का लोड आ रहा है, बेसिकली ट्रेन चल रही है निकल रही है, चल रही है निकल रही है, डायनामिक लोडिंग आ रही है, तो डायनामिक लोडिंग के अंदर में ऐसा हो सकता है कि ये बालास्ट क्रश हो जाए, चूर हो जाए, है ना, तो उस चीज को वो विथ स्टैंड करना चाहिए, मतलब रजिस्ट करना चाहिए। इट शुड नॉट क्रश, it should withstand load coming over it, comma, resist crushing under dynamic load. Second, it should not make the track dusty or muddy. ट्रैक डस्टी और मडी कब हो जाएगा, वही जब, मतलब ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है, जब ये अगर मान लीजिए चूर हो गया, चूर होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में, है ना, स्प्रेड होंगे, अगर स्प्रेड होंगे तो वो ट्रैक डस्टी और मडी हो जाएगा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड गुड ड्रेनेज, गुड ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए पार्टिकल्स का साइज जो है वो सफिशिएंटली बिग होना चाहिए, ताकि उनके बीच में वॉइड साइज ज्यादा हो, है ना, तो गुड ड्रेनेज के लिए वॉइड साइज ज्यादा होना चाहिए, वॉइड साइज ज्यादा होना चाहिए फॉर गुड ड्रेनेज, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट शुड हैव हाई एब्रेशन, ABRASION, एब्रेशन, एब्रेशन मतलब अगर कोई एक पार्टिकल कोई दूसरे मटेरियल के पार्टिकल से घिसता है उसको एब्रेशन कहते हैं। एट्रिशन मतलब दो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल अगर आपस में घिसता है तो उसे एट्रिशन कहते हैं। एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर में वेरिएशंस हो रहे हैं, है ना, इन सब चीजों के कारण, मतलब एटमॉस्फेयर में जो चीज है इसके कारण, वेदर के कारण वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर एब्रेशन होगा मटेरियल घिसेगा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एट्रिशन होगा तो फिर मटेरियल घिसेगा तो वो उस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। वेदरिंग रेजिस्टेंस, अगर वेदरिंग इफेक्ट हो गया मतलब टेम्परेचर वगैरह के कारण उसमें क्रैक वगैरह डेवलप हो रहा है तो क्रैक वगैरह डेवलप होगा, फिर वो चूर होने लगेंगे, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो इट शुड हैव हाई एब्रेशन, एट्रिशन एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस, दैट इज इट मस्ट बी ड्यूरेबल, है ना, इट मस्ट बी ड्यूरेबल, इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। अगर ये सब चीज, ये रेजिस्टेंस होंगे तो ये ड्यूरेबल होंगे, मतलब खराब नहीं होंगे, अधिक लंबे समय तक टिकेंगे, यही बात है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब यही होता है। हाँ, ड्यूरा गार्ड बोलते हैं हम लोग, हाँ, लंबा समय तक टिकता है। हाँ इट शुड हैव गुड शियर स्ट्रेंथ। देखो शियर स्ट्रेंथ अच्छा क्यों होना चाहिए, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन मटेरियल जैसा काम कर रहा है ना स्लीपर्स के लिए, तो शियर स्ट्रेंथ अच्छा होगा तभी तो ये बालास्ट के पार्टिकल्स, जो लोड वगैरह आ रहा है सब चीज आ रहा है, तो अगर शियर स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा तो ये बालास्ट के पार्टिकल जिस दिशा में ट्रेन वगैरह जा रही है उस दिशा में ये फ्लो कर जाएंगे या फिर अपने पोजीशन से मूव आउट कर जाएंगे, जिस पोजीशन पे आपने उस बालास्ट पार्टिकल को प्लेस किया वहां से वो निकल जाएंगे और कहीं चले जाएंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो सकता है। यही तो हमने शियर स्ट्रेंथ में पढ़ा है। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, मूवमेंट होने लगते हैं पार्टिकल्स डिस्प्लेस होने लगते हैं। सॉइल के केस में आपने पढ़ा है, तो सॉइल मैकेनिक्स में मैंने आपको समझाया था, जैसे ये बालास्ट है, ये स्टोन है, तो ये कोहेजन लेस है, कोहेजिव है क्या, नहीं, कोहेजन लेस है। तो कोहेजन लेस पार्टिकल्स में जो शियर स्ट्रेंथ आएगा बेसिकली दो चीजों के कारण आता है, एक तो फ्रिक्शन, ठीक है, एक तो फ्रिक्शन के कारण और दूसरा उसका इंटरलॉकिंग इफेक्ट के कारण। अब फ्रिक्शन के कारण जो शियर स्ट्रेंथ है ये मिलना चाहिए अगर, तो इसका जो टेक्सचर होना चाहिए वो थोड़ा रफ होना चाहिए। अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो शियर स्ट्रेंथ उतना नहीं मिलेगी। टेक्सचर अगर थोड़ा सा रफ होगा तो आपको फ्रिक्शन दिखने को मिलेगा, जिस कारण से शियर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी।
है ना। नेक्स्ट, अगर आपका एंगुलर शेप आप पार्टिकल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एंगुलर शेप ऑफ पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं तो इंटरलॉकिंग इफेक्ट बनेगी, तो इंटरलॉकिंग इफेक्ट के कारण भी शियर स्ट्रेंथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सब चीज मैंने आपको सॉइल मैकेनिक्स में समझा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये कोहेजन लेस है। ओके, तो यही चीज हमने यहाँ पे 5th नंबर पॉइंट में लिखा है, इट शुड हैव गुड शियर स्ट्रेंथ सो दैट इट डू नॉट गेट इजीली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन वेयर इट इज प्लेस्ड। इसके लिए एंगुलर पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर गुड इंटरलॉकिंग, रफ टेक्सचर इज प्रिफर्ड ओवर स्मूथ, ऐसा लिख लो, है ना, ओवर स्मूथ, ठीक है, रफ टेक्सचर इज प्रिफर्ड ओवर स्मूथ, ओवर स्मूथ। फिर एक चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या एंगुलर हम प्रिफर कर रहे हैं, मतलब किसको अवॉइड कर रहे हैं, क्यूबिकल शेप या राउंड शेप, इस तरह के पार्टिकल्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर गुड बालास्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसा स्टोन क्वेरी वगैरह नहीं है अवेलेबल आपके पास, है ना, तो वहां पर कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल्स हैं एज ए बालास्ट जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे रिवर के अंदर छोटे पत्थर जो मिलते हैं आपको, गोल 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 पत्थर मिलते हैं रिवर के अंदर, ग्रेवल्स मिलते हैं, उन ग्रेवल्स को आप यूज कर सकते हैं एज ए बालास्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रिवर के अंदर जो पत्थर है वो वाटर के फ्लो के कारण इस तरह से एक शेप, एक क्यूबिकल शेप वो एक्वायर कर चुके हैं, तो उस तरह के बलास्ट को आप यहाँ अलाउ करोगे, एक बार मान लो डाल दिया पहली बार, लेकिन जैसे ही एक बार ट्रेन निकलेगी वो सारा एक स्प्रेड हो जाएगा, क्यों, शियर स्ट्रेंथ है ही नहीं, एकदम कम है। तो हम क्या करते हैं जनरली, फिर उनको, उन पत्थर्स को जो रिवर से अगर हम कलेक्ट किए हैं तो उनको तोड़ा जाता है, उनको तोड़ने के बाद फिर हम ट्रैक पे डालते हैं। अगर कहीं पर स्टोन क्वेरी अवेलेबल नहीं है ना, तो नदी वगैरह है, नदी में ग्रेवल अगर पड़े हुए हैं तो उसको भी आप बलास्ट के रूप में यूज कर सकते हो, लेकिन उसको फिर तोड़ के यूज करिए, क्योंकि रिवर का जो ग्रेवल है वो जनरली क्यूबिकल शेप में रहता है ड्यू टू वाटर करेंट्स, है कि नहीं, पानी के बहाव के कारण उसका शेप उस तरह से हो गया होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा कुछ देखो, इंजीनियरिंग है, लॉजिक के साथ अपने को पढ़ना होता है, सब चीजों के पीछे लॉजिक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम एक सोचें तो हम ये सोच पाए कि ये इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट, है ना, इसको हम कहेंगे इनर्ट। इनर्ट मतलब न्यूट्रल, है ना, इनर्ट गैसेस आपने पढ़ रखा होगा, न्यूट्रल गैसेस मतलब ऐसा गैस जो किसी दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी ऐसा होना चाहिए कि बलास्ट बाला इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद ट्रैक मटेरियल। ट्रैक में कौन सा मटेरियल, मेटल है, रेल मेटल है ना, तो जो ट्रैक का मटेरियल उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी इनर्ट, ठीक है, इसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है इनर्ट, INERT, इनर्ट या फिर न्यूट्रल। देखिए जो साइज रेंज है गुड बालास्ट का, वो साइज रेंज जनरली 1.9 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर के बीच का लाई करता है, ये साइज रेंज है। अब ये साइज रेंज के पीछे का लॉजिक मैंने आपको इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये देखा गया, पाया गया, अगर 1.9 सेंटीमीटर से छोटे होंगे पार्टिकल, है ना, तो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इससे भी छोटे पार्टिकल है तो वॉइड का साइज रिड्यूस हो जाएगा। जब हम ट्रैक के ऊपर प्लेस करेंगे तो पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि जो इनके बीच का जो वॉइड का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर वॉइड का साइज रिड्यूस हो जाएगा तो अच्छे तरीके से वो पानी वहां से ड्रेन आउट नहीं हो पाएगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मिनिमम साइज दिया गया है। मैक्सिमम साइज किस बेसिस पे दिया गया है, मैक्सिमम साइज आपको दिया गया है 5.1 सेंटीमीटर ऑन बेसिस दैट कि अगर देखो, अगर पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं, जैसे पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं तो गोलाकार बनने लगते हैं, रफली ऐसे गोल गोल होने लगते हैं। तो अभी तो प्रॉब्लम बताया था, ऐसे गोल गोल अगर क्यूबिकल शेप के रफली अगर होने लगेंगे, जिस कारण से इंटरलॉकिंग कम मिलती है, और इंटरलॉकिंग अगर कम मिलती है मतलब शियर स्ट्रेंथ कम मिलती है। शियर स्ट्रेंथ अगर कम मिल रही है तो ट्रेन का जो लोड है, डायनामिक लोड अगर जैसे ही आएगी उस कारण से ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल प्लेस है ये डिस्प्लेस होकर बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेस, है ना। तो इसलिए ये देखा गया है, ऑब्जर्वेशन देखा गया है, मतलब ऑब्जर्व किया गया है कि अगर 5.1 सेंटीमीटर तक का अगर पार्टिकल है तो चलेगा, इंटरलॉकिंग आपको मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक गुड बालास्ट जो होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, ये जो साइज रेंज बताया हूं इसके बीच का कोई साइज आप एडॉप्ट करो ट्रैक के लिए, है ना, वो होगा गुड साइज। समझ में आ रहा है? तो 1.97 ड्रेनेज कंसिडरेशन, ड्रेनेज कंसिडरेशन, और ये 5.1 सेंटीमीटर स्ट्रेंथ कंसिडरेशन है, STRENGTH। देखो मैं हैंड राइटिंग मेरा फ्लो में रहेगा इसी तरह से, अभी लिखते चलो, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। स्ट्रेंथ कंसिडरेशन, ठीक है, और कौन सा स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं,
शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 7 में और एक चीज आप ऐड करिए, देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन है, एक नोट बना के इसी पॉइंट नंबर 7 में आप लिखिए, एक नोट बना के, कि हमारे पास अलग अलग लोकेशंस है ना, ट्रैक के ऊपर हमारे पास अलग अलग लोकेशंस होता है। जैसे रनिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक होती है, ठीक है, रनिंग ट्रैक है। और मान लीजिए आपका ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, जो बालास्ट का साइज हम यूज करते हैं वो मीडियम साइज यूज करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 25 के, है ना। 2.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब है 25 है ना। ये साइज का बालास्ट हम यूज करते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के ऊपर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग के ऊपर कितने साइज का बालास्ट हम यूज करते हैं, समझ में आया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो रनिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक में भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं अलग अलग टाइप ऑफ स्लीपर के लिए। जैसे वुडन स्लीपर था, ठीक है, वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर, और दूसरा स्लीपर आया मेटल स्लीपर, मेटल स्लीपर, है ना। या फिर आप कह लो कंक्रीट वाले में भी यही केस लेके चलेंगे, कंक्रीट स्लीपर्स, मतलब जो आजकल हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी यही। तो वुडन स्लीपर्स के लिए जो साइज अडॉप्ट किया गया वो एकदम बड़ा, 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मेटल स्लीपर्स के लिए जो साइज सुटेबल पाया गया वो 4 सेंटीमीटर का, है ना, मतलब 40 है ना। आप रफली ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। रनिंग ट्रैक के ऊपर अगर वुडन स्लीपर्स हैं, है ना, तो पहले 50 तक का साइज अडॉप्ट किया जाता था। रनिंग ट्रैक के ऊपर मेटल या कंक्रीट स्लीपर्स है तो 40 का साइज आइडियल होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग लोकेशन पे 25 साइज का हम बालास्ट यूज करते हैं। रफ टेक्सचर होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए, क्यूबिकल नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए, समझ गए। सब लॉजिक क्लियर, ये डेटा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जो दो पॉइंट हम लिखेंगे, कॉमन कॉमन सा पॉइंट लिखेंगे। इजी टू वर्क, मतलब ये बालास्ट ऐसा होना चाहिए कि ये वर्केबल होना चाहिए, मतलब इसके साथ आप आसानी से काम कर पाओ, है ना। इट मस्ट द मटेरियल शुड बी इजिली वर्केबल, एक पॉइंट ऐड कर दिया। बाकी आपके मेन पॉइंट खत्म हो गए पॉइंट 7 तक। द मटेरियल शुड बी इजीली वर्केबल, इजीली वर्केबल, ठीक है। ये एक पॉइंट है, मतलब इसके ये बालास्ट को अच्छे तरीके से हम स्प्रेड कर पा रहे होंगे, इजीली ये स्प्रेड हो जाना चाहिए, ये सब चीजें, इजीली ये रोल हो जाना चाहिए। आपको मालूम है जो हम पैकिंग करते हैं उसको, हम जो लेयर प्रोवाइड करते हैं पैकिंग का, मतलब जस्ट मुर्रम वाले लेयर के ऊपर, तो ये बालास्ट स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर भी रोलर चलाते हैं, तब जाके ये कॉम्पैक्ट होती है, कहीं ना कहीं दबती है ना। इसलिए इसको पैक करना कहते हैं, पैक कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बालास्ट प्रोवाइड कर दिया लूज बालास्ट है, ना ना, रोलर चलेगा, ठीक है, उसके ऊपर भी रोलर चलाते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं उसको पैक कर रहे हैं बालास्ट लेयर को, इसलिए उसको पैकिंग, उसका नाम दिया गया पैकिंग, समझ में आ रहा है। तो द मटेरियल शुड बी इजीली वर्केबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 क्या लिख सकते हैं, द मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, द मटेरियल, तो द मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, क्यों, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, है ना। ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट हैं फॉर ए गुड बालास्ट, अब ध्यान रखिएगा। एक नोट में लिखवाता हूं, ये चीज मैं आगे ऐसे बताने ही वाला था। एक नोट में हम लिखेंगे कि जो ब्रोकन स्टोन होता है, ब्रोकन स्टोन, ठीक है, इट इज बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर बालास्ट, समझ में आ रहा है। ब्रोकन स्टोन इज बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर बालास्ट। अब ये ब्रोकन स्टोन जो बेस्ट सुटेबल मटेरियल है फॉर बालास्ट, ये कैसा होना चाहिए। अब इसके लिए भी अगर बोलें तो आप बोलोगे सर ये एंगुलर होना चाहिए टूटने के बाद, हाँ, क्यूबिकल नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए सर, टेक्सचर थोड़ा रफ होना चाहिए सर इस स्टोन का। ये सारे कुछ इसके रिक्वायर्ड क्वालिटीज हैं, ठीक। तो ब्रोकन स्टोन के नाम क्या क्या, ट्रैप, ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वार्ट, क्वाजाइट, क्वाजाइट, क्वार्ट, QUARTZIT, है ना,
क्वार्टजाइट, नेक्स्ट ग्रेनाइट। ठीक है, ये सारे जो स्टोन्स हैं इसको तोड़ के रिक्वायर्ड साइजेस में इसको तोड़ के हमारे जो बालास्ट मटेरियल यूज करते हैं फॉर हाई स्पीड ट्रैक्स, हाई स्पीड ट्रैक्स इन इंडिया। ठीक है, यही आपको यूज होता हुआ नजर आएगा ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट इंडिया। समझ में आया? ठीक है, जहां पर ये स्टोन्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनका इनका जो क्वालिटीज है ना, इनका क्वालिटीज यही है, ये टूटने के बाद राउंड शेप नहीं लेते हैं, एंगुलर शेप लेते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। इनका टेक्सचर कहीं ना कहीं थोड़ा रफ होता है, हार्ड होते हैं, टेक्सचर थोड़ा रफ होता है ना, जिस कारण रफ टेक्सचर होने के कारण फ्रिक्शन वगैरह अच्छे से मिल पाती है, जिस कारण शियर स्ट्रेंथ डेवलप होता है। हार्ड है ना, तो ये सारे कुछ कुछ इसके क्वालिटीज हैं। इसलिए ट्रैप हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ग्रेनाइट, है ना, इन पत्थरों को तोड़ के जो मेटल निकाली जाती है उसको हम यूज करते हैं अपने ट्रैक के ऊपर फॉर हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। लेकिन जहां पर इस तरह के हार्ड स्टोन सॉरी लगातार बोल रहे हैं यार, जहां पर इस तरह के हार्ड स्टोन अवेलेबल नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर कभी कभी हम सैंड स्टोन या लाइम स्टोन का भी यूज कर लेते हैं। तो ये एक तरह का हार्ड स्टोन है। जहां पर हार्ड स्टोन अवेलेबल नहीं है, सैंड स्टोन, ओके, और लाइम स्टोन का भी यूज किया जा सकता है, लाइम स्टोन एज ए बालास्ट मटेरियल। ठीक है, बट ये तभी जब ऊपर वाले तीन मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इन केस लिख देता हूं, इन केस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एभव ABOVE ना, ABOVE, above materials, above stones not available, above stated stone, है ना, ऊपर बताए गए स्टोन्स नॉट अवेलेबल, स्टोन्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऊपर बताए गए पत्थर कौन, ट्रैप हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप सैंड स्टोन या लाइम स्टोन का उपयोग कर सकते हैं। वेल अब इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बालास्ट। ठीक है, ये कुछ डेटा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी तरह के टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं। किस में पढ़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट में, एक बिल्डिंग मटेरियल में। मान लो बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, हाईवे इंजीनियरिंग जो हमने क्लासेस प्रोवाइड किया उसमें पढ़ा होगा, हाईवे मटेरियल्स के टॉपिक में टेस्टिंग फॉर एग्रीगेट्स, तो ये भी तो एग्रीगेट्स है, कोर्स एग्रीगेट के कैटेगरी में आता है। तो ये सारा टेस्ट, एब्रेशन वैल्यू, इंपैक्ट वैल्यू, इलोंगेशन एंड फ्लैकीनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, हर तरह का टेस्ट मैंने आपको बता रखा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ डेटा है फॉर ए गुड बालास्ट जो हम रेलवे ट्रैक्स पे यूज करेंगे। एब्रेशन टेस्ट वैल्यू एट मैक्सिमम 30%, इंपैक्ट वैल्यू एट द मैक्सिमम 20%, इलोंगेशन एंड फ्लेकीनेस इंडेक्स एट मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मिनिमम वैल्यू 2.65 होना चाहिए, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 10%। ये जो 5th नंबर पॉइंट है, तो कितना बार क्वेश्चन में पूछ रखा है ना। तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन 10%, मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, 30, 20, 50, एब्रेशन वैल्यू 30 मैक्सिमम है, इंपैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 20, इलोंगेशन एंड फ्लेकीनेस मैक्सिमम 50 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो आप इसको नोट करिए। ये जो पॉइंट नंबर 7 में मैंने साइज के बारे में एक डिस्कशन किया था, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था जैसे वुडन स्लीपर के लिए जो साइज हम 5 सेंटीमीटर या 50 यूज करते थे, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें और एक स्लीपर लिखिए, एक स्पेसिफाई कर लीजिए, कास्ट आयरन पॉट स्लीपर के लिए भी यही साइज सुटेबल था, है ना। कास्ट आयरन पॉट स्लीपर के लिए भी 50 mm का यूज किया जाता था। मेटल स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर के लिए मैंने बोला आपको 4 सेंटीमीटर। इसी में और एक ऐड करिए, CST9, कास्ट आयरन कैटेगरी में ही CST9 स्लीपर जो आती थी, ठीक है, CST9 स्लीपर, इसके लिए भी 40 mm या 4 सेंटीमीटर साइज यूज किया जाता था। बाकी पॉइंट एंड क्रॉसिंग लोकेशंस पे 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm, है ना। इस चीज को अपडेट करिए नोट्स में, हो सकता है एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाए। चलिए अब देखिए, अब दो चीजें सुनिए। ट्रैक के ऊपर जो बालास्ट, इसका दो दो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डायमेंशन। अब वो दो डायमेंशन कौन कौन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पहला वाला फोटो पे आ जाते हैं। देखिए ट्रैक के ऊपर जो बालास्ट का दो डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है।
एक तो ये कि स्लीपर के नीचे जो हम पैकिंग का डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर डेप्थ, है ना, ये कितना ट्रैक टू ट्रैक डिपेंड करता है, एंड ओवरऑल विड्थ, ये है ना, विड्थ कितना, ये डेप्थ एंड विड्थ। तो डेप्थ जो है ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है लोड बियरिंग कैपेसिटी, है ना, कि जो भी ट्रैक के ऊपर लोडिंग आ रहा है उसको वो कैरी कर पा रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है कि नहीं सब ग्रेड के ऊपर, है ना। तो इसके लिए सफिशिएंट डेप्थ ऑफ ट्रैक बालास्ट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। विड्थ क्या इंश्योर करता है, विड्थ इंश्योर करता है लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक। अगर सफिशिएंट विड्थ है ना, सफिशिएंट हमने विड्थ ऑफ बालास्ट प्रोवाइड कर रखा है, सफिशिएंट सेस बालास्ट मतलब समझ रहे हो ये वाला, है ना, ये जो बालास्ट यहाँ पड़ा हुआ है बालास्ट सेस, सफिशिएंट बालास्ट सेस हमने प्रोवाइड कर रखा है, मतलब इनसफिशिएंट विड्थ, तो हम लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक को एंश्योर कर पाएंगे। और डेप्थ मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी, है ना, लोड बियरिंग कैपेसिटी, और लोड को वो अच्छे तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा सब ग्रेड के ऊपर। समझ गया। तो दो डायमेंशन डेप्थ एंड विड्थ। So depth is related to load distribution over the subgrade and width of ballast is related to provision of lateral strength to the track. ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूँ, जो कीवर्ड मैंने बताए थे 4 कीवर्ड, है ना, उससे रिलेटेड चीजें। देखिए मैं ब्लैंकेट टॉप से लेके चल रहा हूँ, ये आपका ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट लेयर। तो ब्लैंकेट लेयर के ऊपर आपने बालास्ट का लेयर प्रोवाइड किया, ठीक है, ये बालास्ट का लेयर आपने प्रोवाइड किया ब्लैंकेट लेयर के ऊपर। तो ये जो बालास्ट का लेयर हम ब्लैंकेट लेयर के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डियर, ठीक है, ये डायग्राम आप बनाना। तो इसके बारे में मैंने क्या बोला, ये लेयर हम पहले ये बालास्ट प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, दिस इज कॉम्पैक्टेड लेयर, कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ बालास्ट, है ना, यही एक लेयर ऑफ बालास्ट होती है जो कि कॉम्पैक्टेड होती है और बाकी सब लूजली प्लेस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना, कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ बालास्ट, ठीक है। इसका डेप्थ से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में इसका डेप्थ से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला, स्लीपर स्पेसिंग एंड विड्थ ऑफ स्लीपर को कंसीडर करते हुए डेप्थ ऑफ बालास्ट क्या प्रोवाइड करना है, वो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कर दिया है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, वही इसी का तो फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया था। तो ये जो कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ बालास्ट है, इसको प्लेस करने का जो प्रोसेस है, कॉम्पैक्ट करने का जो प्रोसेस है, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं पैकिंग ऑफ बालास्ट, ठीक है, इसी को कहा जाता है पैकिंग ऑफ बालास्ट। अब देखिए, तो ये पैकिंग आप समझ गए। नाउ इसके ऊपर आप क्या प्लेस कर रहे हो, स्लीपर, इसी के ऊपर हम प्लेस कर रहे हैं स्लीपर। अच्छा, स्लीपर का थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहेगा स्लीपर, है ना, इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, स्लीपर थोड़ा बाहर निकला हुआ है। मान लो ये सिंगल स्लीपर दिख रहा है, इसके आगे कोई दूसरा स्लीपर होगा, तो आगे का मैं दूसरा स्लीपर इधर बना दे रहा हूँ, है ना, आप समझ जाना, आगे का मैंने ये दूसरा स्लीपर इधर बना दिया। डायग्राम समझ जाना, एक रिलेटिवली एक डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर फिर ट्रैक आ जाएंगे, ये आपका ट्रैक भी आ गया, दिस इज योर रेल ट्रैक, समझ रहे हो, डायग्राम समझ रहे हो, है ना, ये आपका रेल ट्रैक आ गया। अब यहाँ पर ये साइड पे, ठीक है, हियर ये साइड्स पे, यहाँ पर जो हम बालास्ट भरते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हम बालास्ट भरते हैं, फिर ये साइड्स पे जो भी बालास्ट हम भर रहे हैं, ठीक है, इन साइड पे रेल के बाहर है, रेल के अंदर नहीं है, देखो ट्रैक में नहीं है, ट्रैक के बाहर है, ठीक है, इस बालास्ट को बोला जाता है बॉक्सिंग। ओके, इस बालास्ट को भरने की प्रोसेस को बोला जाता है बॉक्सिंग। ये लूज होता है, इसको कॉम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी लूज होता है। उसके बाद स्लीपर को प्लेस कर दिए, फिर इस बीच में जो बालास्ट भरा जाता है, ठीक है, यहाँ बीच में भी दो स्लीपर के बीच में ट्रैक के अंदर इसमें जो बालास्ट होता है, इसको बोला जाता है बालास्ट क्रिब या क्रिब बालास्ट, क्रिब बालास्ट। अच्छा, क्रीप बालास्ट का मैंने रूल एक जगह और बताया था, क्रीप ऑफ रेल्स को रोकने में, हाँ, ठीक है, क्रीप बालास्ट, ठीक है, ये आप समझ गए तीन चीजें, पैकिंग, ठीक है, फिर ये भी, अच्छा क्रीप बालास्ट में ये भी लूज होती है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लूज, ये भी लूज होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये आपका स्लीपर का लाइन आ गया,
फिर यहाँ पर कुछ बालास्ट और प्रोवाइड किया जाता है एक प्रॉपर विड्थ में, है ना, एक प्रॉपर विड्थ में एक बालास्ट और प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। इस बालास्ट को बोला जाता है बालास्ट सेस। ठीक है, दोनों बगल, ये एक तरफ नहीं, दोनों बगल इधर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसे बोला जाता है बालास्ट सेस। तो आप ये डायग्राम बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी। इसको क्या बोलेंगे, सेस बालास्ट या फिर बालास्ट सेस। बालास्ट सेस, बालास्ट सेस हो गया, या फिर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में जो बालास्ट है ये सब चीज क्या इंश्योर कर रहा है, लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक, है ना, ये दोनों बालास्ट क्या इंश्योर कर रहे हैं, लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक। फिर ये जो पैकिंग में जो बालास्ट आपने प्रोवाइड किया कर रखा है ये क्या इंश्योर कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि ये जो भी ट्रैक के ऊपर जो भी लोड आ रही है, रेल के लोड, उसको वो कैरी कर पा रहा है कि नहीं, अच्छे से सबग्रेड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है कि नहीं, ये चीज। क्रीप बालास्ट वही स्लीपर्स को अपने पोजीशन पे मेंटेन रखना, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लीपर्स का डिस्प्लेसमेंट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली आप कहिए, क्रीप ऑफ रेल्स को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करने में कुछ ना कुछ योगदान देता है ना। इसलिए मैंने आपको वहां पे एक पॉइंट लिखवा रखा था, इफ सफिशिएंट क्रीप बालास्ट इज प्रोवाइडेड देन क्रीप ऑफ रेल्स कैन बी प्रिवेंटेड। समझ में आ रहा है, ये चीज एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, है ना। फिर मैंने आपको लिखवाया था स्टील थ्रू टाइप स्लीपर्स आर बेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग क्रीप, स्टील स्लीपर के केस में। क्यों, क्योंकि वहां पे ट्रैक की रिजिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती थी, है ना, फिक्सिंग इतनी अच्छी हो जाती थी ट्रैक की और स्लीपर्स के साथ कि वो ट्रेन जब चल रहा है ट्रैक के ऊपर तो उस रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता ही नहीं था, है ना, तो इसलिए क्रीप होता ही नहीं था। तो वो चीज भी मैंने लिखवाया था। तो ये डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए चीजों को। इंडियन रेलवे जो है वो कहता है ना, मिनिमम डेप्थ किसी भी सूरत में, मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट बिलो स्लीपर, ये जो पैकिंग में जो बालास्ट होना चाहिए मिनिमम डेप्थ, ये एक आपका 200 mm का लेयर होना चाहिए, 200 mm लेयर पैक्ड बालास्ट, है ना, 200 mm लेयर पैक्ड बालास्ट, 200 mm लेयर अचीव करना है मतलब आपको 250 का लेयर डालना होगा, लूज लेयर, फिर रोलर चलाओगे तो वो 200 mm में कंप्रेस होगी। कहने का मतलब है 20 सेंटीमीटर डेप्थ मिनिमम आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर डेप्थ ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम, मिनिमम डेप्थ अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे। ठीक है, और जनरली हम इतना ही प्रोवाइड करते हैं यार पैकिंग में, है ना, 20 सेंटीमीटर 200 mm का लेयर हम प्रोवाइड करते हैं, लगभग हर जगह इतना प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद कहीं पे थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता है, किस कारण से, वो लेवल को मेकअप करने के लिए, है ना, कहीं 210 हो गया, कहीं 220 हो गया, कहीं 230 भी हो जाता है, तो लेवल को मेकअप करने के लिए कहीं ज्यादा या कम हो जाता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना प्रोवाइड करना ही करना है। समझ गए क्या, लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन वाले क्लास में जब हमने डेप्थ ऑफ बालास्ट के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करवाया था, ठीक है, जिसमें हम स्लीपर के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर एंड विड्थ ऑफ स्लीपर, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए जो फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया था, वो फॉर्मूला क्या था, डेप्थ ऑफ बालास्ट। ठीक है, यही 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 जो डेप्थ है, ये डेप्थ ऑफ बालास्ट कितना होना चाहिए था, डेप्थ ऑफ बालास्ट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला मैंने दिया था। तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, तो वहां पे आपने देखा था कि जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था एक पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा था, और वो पर्टिकुलर एंगल क्या डिसाइड किया गया था, वो भी एज्यूम किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, वो पर्टिकुलर एंगल लोड डिस्ट्रीब्यूशन की एंगल थी 45 डिग्री। ठीक है, वो पर्टिकुलर लोड डिस्ट्रीब्यूशन की एंगल कितना थी, 45 डिग्री। और वहां पे एक कंडीशन मैंने आपको और बताया था कि जो इंडिविजुअल स्लीपर के नीचे जो प्रेशर बल्ब बन रहे हैं, वो प्रेशर बल्ब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन था, है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए 45 डिग्री का लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल दिया गया, फिर उसको कंसिडर करके ये फॉर्मूला का मैंने आपको वहां पे डिराइव करवाया था। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, इस यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को एक बार फटाफट सभी लोग जल्दी से नोट करिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे, है ना, ये डेटा एकदम डेफिनेटली पूछेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई ना कोई एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठता हुआ नजर आ जाएगा। देखिए डायमेंशन है, तीन तरह के अलग अलग क्वांटिटीज है, क्वांटिटी कह लो डायमेंशन कह लो, तीन तरह के अलग अलग ट्रैक के लिए, बीजी के लिए, एमजी के लिए, एनजी के लिए, है ना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। यहाँ पे गेज भी आपको दिखा दिया गया है। ठीक है,
अब देखिए सुनिए, विड्थ ऑफ बालास्ट, विड्थ ऑफ बालास्ट लैटरल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, लिख दिया मैंने इधर ही। डेप्थ ऑफ बालास्ट यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सबग्रेड के लिए, ओवर सबग्रेड के लिए, ठीक। अब डायग्राम के माध्यम से समझ पाएंगे कि क्या बात कर रहा है विड्थ ऑफ बालास्ट का। तो विड्थ ऑफ बालास्ट में इंक्लूडिंग बालास्ट सेस बात हो रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, विड्थ ऑफ बालास्ट में देखिए यहां से लेके यहां तक का बात कर रहा है, मतलब बालास्ट सेस जो है वो भी इंक्लूडेड इसमें। विड्थ ऑफ बालास्ट में बालास्ट सेस को इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। डेप्थ ऑफ बालास्ट स्लीपर के नीचे जो पैकिंग वाला डेप्थ है, ठीक है, पैकिंग, ये वाला डेप्थ का बात कर रहा है ना। जो पैकिंग वाला डेप्थ है वो इसका बात कर रहा है, डेप्थ ऑफ बालास्ट। फिर क्वांटिटी ऑफ स्टोन बालास्ट पर मीटर लेंथ ऑफ ट्रैक, एक लमसम डेटा दिया है आपको, क्वांटिटी ऑफ स्टोन बालास्ट एक आइडिया दिया है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करोगे ये सब चीज अगर डेटा याद है ना, अगर मान लीजिए रेलवे में पोस्टेड है, टेई वगैरह आपके सामने है, जेई बन गए हो, ठीक है, तो कुछ हो रहा है इस तरह का काम, आप फटाक से बोल दिए लगभग लगभग आपका 1 मीटर क्यूब पर लेंथ चाहिए, पूरा एकदम इम्प्रेस हो जाएगा, अरे इसको आता है, इसको मालूम है, फील्ड नॉलेज है समझ रहे? तो यही है फील्ड नॉलेज यार, यही है फील्ड नॉलेज, उतना चाहिए होता है, ये सब ध्यान रखिएगा, है ना, ये ऑब्जर्वेशन है ना। क्वांटिटी ऑफ स्टोन बालास्ट पर मीटर लेंथ, आपका पर मीटर लेंथ ऑफ ट्रैक, ट्रैक बात कर रहा है, 1 मीटर लेंथ ऑफ ट्रैक अगर आप बिछा रहे हैं तो कितना बालास्ट आपको चाहिए। तो बीजी के लिए 1.036 मीटर क्यूब, मीटर गॉज के लिए इतना, नैरो गेज के लिए और कम, समझ गए, इतना इतना मीटर क्यूब में आपको बालास्ट चाहिए। फिर बालास्ट जो हम डालते हैं, जो बिछाते हैं, उसका जो स्लोप हम जनरली प्रोवाइड करते हैं 1.5:1, हम ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, विड्थ ऑफ बालास्ट फॉर ब्रॉड गेज 3.35, फॉर मीटर गेज 2.25, फॉर नैरो गेज 1.83 मीटर, इट इंक्लूड बालास्ट सेस, इस बात को ध्यान रखना है। इसी चीज को देखिए, जो बालास्ट सेस का बात मैं कर रहा हूँ, यही शोल्डर बालास्ट के कैटेगरी में आ जाता है, इसको हम टेक्निकली शोल्डर बालास्ट कहते हैं, या बालास्ट सेस, अलग अलग टर्म आपको दिया गया है, ठीक है। वो लूज बालास्ट होती है, वहां पे प्लेस्ड होती है। एक चीज आप ध्यान रखना, तो यहाँ पर अच्छा, ये तो आप डायमेंशन कैलकुलेट कर ही लोगे, क्योंकि स्लीपर का आपको लेंथ वगैरह मालूम है, तो स्लीपर का लेंथ से माइनस ये करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये शोल्डर आ जाएगा। कर्व लोकेशन पे एक बात कही गई है कि कर्व लोकेशन पे जो इनर रेल का शोल्डर होगा वो तो ठीक है, जो है उतना आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो आउटर रेल का शोल्डर है, ठीक है, आउटर रेल का जो शोल्डर है, जो स्टैंडर्ड आप प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेट ट्रैक में, उसमें आप कम से कम 15 सेंटीमीटर शोल्डर आप इंक्रीज करिए। क्यों यार, कर्व के ऊपर जब ट्रेन चल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में एक लैटरल फोर्स लग रही है ना, और ये जो शोल्डर है, ये सेस है, मतलब जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बालास्ट, इसी का तो रोल है कि लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, है ना, तो इसको बढ़ा देंगे, तो यही लॉजिक है ना। तो कर्व लोकेशंस पे एट कर्व लगभग जो शोल्डर है फॉर आउटर रेल इज इंक्रीज्ड बाय 15 सेंटीमीटर और मोर, एक मिनिमम दिया गया है कि कम से कम मिनिमम इतना, है ना, मिनिमम इतना, इससे ज्यादा भी आप 20 सेंटीमीटर बढ़ाइए, है ना, लेकिन मिनिमम 15 सेंटीमीटर और मोर, ओके, प्रोवाइडेड टू काउंटर एक्ट द इंक्रीज्ड लैटरल थ्रस्ट, इसलिए टू काउंटर एक्ट इंक्रीज्ड लैटरल थ्रस्ट, समझ गया बात को। तो इसी के साथ आपका ये बालास्ट वाला टॉपिक जो है आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर एक चीज, आप इतना जल्दी हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं बोला क्यों, अरे सर आपने बोला था टाइप ऑफ बालास्ट बताएंगे, वो नहीं बताया, क्यों। टाइप ऑफ बालास्ट में देखो कौन कौन से बालास्ट हम यूज कर सकते थे, तो मैंने तो आपको सबसे पहले ही बता दिया था, नोट में लिखवा दिया था वहां पे, क्या, ब्रोकन स्टोन का हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगर ब्रोकन स्टोन वो भी किसका, ट्रैप का, क्वार्टजाइट का या ग्रेनाइट का, जिसको हम बेस्ट
मानते हैं, एक्सीलेंट बालास्ट मानते हैं और उसको यूज करते हैं फॉर हाई स्पीड ट्रैक ऑन इंडियन रेलवे। अगर कहीं पर ये चट्टाने अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आप सैंडस्टोन या लाइमस्टोन का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा मान लो ये ब्रोकन स्टोन, ना सैंडस्टोन अवेलेबल है ना लाइमस्टोन अवेलेबल है, मतलब कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक चीज मैंने बताया था, ग्रेवल और रिवर पेवल, उसको क्या बोलते हैं, जो रिवर में पेवल मिलता है ना, जो नदी के बेड पे मिलता है आपको पत्थर गोल 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 गोल, उसको रिवर पेवल बोलते हैं, रिवर पेवल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला वो गोल गोल है ड्यू टू वाटर करंट, स्मूथनेस है उसमें, है ना, तो उसको तोड़ के यूज करिए ताकि एक इंटरलॉकिंग इफेक्ट मिले, है ना, तो उस चीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। फिर अगर ये भी नहीं है मान लीजिए कहीं पे, तो हम अलग अलग सैंड को भी एज ए बालास्ट हम यूज कर सकते थे, मुर्रम, कंकर, ब्रिक बालास्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, है ना, इन सब चीजों को एज ए आप बालास्ट यूज कर सकते थे, लेकिन जो कि आपको जनरली दिखता नहीं है, हम जिसका जनरली यूज नहीं करते, समझ गए, तो इसलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। एसएस और सिंडर या सैंड, मुर्रम, कंकड़, ठीक है, कंकड़ कंकड़ तो आपको मालूम है, ठीक है, इससे आपका लाइम निकलता है, उसमें लाइम लाइम की परसेंटेज ज्यादा होती है, समझ में आ रहा है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, लाइम मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है कंकर आपका। ब्रिक बालास्ट हो गया, ठीक है, ब्रिक बालास्ट मतलब जो ईंटें हैं, है ना, जो ओवर बर्न्ड ब्रिक है, ब्रिक को ज्यादा अधिक से अधिक जला के ओवर बर्न करके फिर उसको तोड़ तोड़ के यूज करिए, वो एक यूज कर सकते थे। लेकिन ये सब चीज लोड कैरी नहीं कर पा रहे हैं ना ट्रेन का, ये सब चीज सॉफ्ट मटेरियल है, लोड उतना डायनामिक लोड कैरी ही नहीं कर पाएगा, चूर हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, है ना, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है, एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है, ऑल दी बेस्ट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो मुर्रूम हम कहते हैं, मुर्रूम, मुर्रूम मतलब ब्लैंकेट मटेरियल, जो कि फॉर्मेशन के जस्ट ऊपर एक हार्ड मटेरियल का लेयर हमको चाहिए, जिसके ऊपर हम बलास्ट का लेयर डाल के पैकिंग करते हैं। तो वो जो मुर्रूम का लेयर है उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, जो असली मुर्रूम होता है वो रेडिश कलर का दिखता है, रेडिश या थोड़ा येलोइश कलर होता है उसमें, और उसमें रेडिश कलर हो रहा है मतलब आयरन की क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना, हार्ड मटेरियल है, लोहा वगैरह होगा, डेफिनेटली आयरन की क्वांटिटी। तो उसमें जो पत्थर होता है ना उसको लैटराइट स्टोन कहते हैं, लैटराइट, है ना, ब्रोकन लैटराइट स्टोन्स, तो ये लैटराइट वर्ड आप याद रखना, ठीक है। और मुर्रूम का जो रंग है वो जनरली जो अच्छा मुर्रूम होता है छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में, एमपी के शेडोल शेडोल वाला इलाका, ठीक है, वो सारा जो बेल्ट है उधर बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ मुर्रूम मिलता है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मुर्रूम आपको देखने को मिलेगा। फिर साउथ साउथ में तमिलनाडु वाले रीजन में, है ना, वो सब जगह पे मैं काम किया हूँ, है ना, तो लेकिन वहां पे मुर्रूम बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है साउथ में भी, क्योंकि देखो वो साउथ वाला रीजन ही वैसा है, कंकड़ पत्थर वाला, मतलब किधर का, जो वेस्टर्न घाट है आपका उसके घाट के किनारे किनारे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के किनारे किनारे आप चलेंगे तो, है ना, नीचे मतलब जमीन पे, तो वहां पे लैटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा, वही तो है मुर्रूम, है ना, उसी का बात कर रहे हैं, समझ गए बात। तो इसी के साथ हम इस क्लास को रखते हैं, अगर आपको पसंद आई लाइक ठोक दीजिएगा, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब फॉर्मेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, फॉर्मेशन का विड्थ जब हमने क्वेश्चन सॉल्विंग करवाया था आपको, ठीक है, जो फॉर्मेशन का विड्थ आपको चाहिए कटिंग में और फिलिंग में, इसके बारे में बता दिया है, तो वही डेटा एग्जाम में आपसे बेसिकली पूछेंगे, उससे ज्यादा और कुछ पूछेंगे नहीं एग्जाम में, तो वो चीज मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ जो परमानेंट वे से रिलेटेड जितने भी चीजें हमको पढ़नी थी वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो एक हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, अभी तक जो परमानेंट वे के कंपोनेंट्स को हमने पढ़े, जैसे रेल्स के ऊपर हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड 50-60 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे, है ना, तो अब उसके बाद जो इन सब चीजों को पढ़ा वेल्डिंग से रिलेटेड, है ना, उसका क्वेश्चन करवाना बाकी है, फिर ये जो बालास्ट वगैरह पढ़ा, है ना, फिर जो भी है, जो भी एडिशनल जो भी न्यू चीज, रेल फास्टिंग वगैरह हम लोगों ने कवर किया, तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रखे थे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन जो भी मुझे मिलेगा बेस्ट क्वेश्चंस उसको लेके आऊंगा, डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेल, मतलब रेलवे ट्रैक। ओके, ऑल द बेस्ट।